हाय एवरीवन, माई सेल्फ सीमा। स्वागत है आपका यूनिक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अपनी जो क्लास कंटिन्यू कर रहे थे उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें जो लास्ट हमने क्लास की थी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था और मैंने यहीं पर क्लास छोड़ी थी। तो आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद किसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद ब्रिटिश का उपनिवेश कौन था? भारत। ठीक है, इंडिया ब्रिटिश का उपनिवेशवाद था, तो इसको बोला गया ब्रिटिश उपनिवेशवाद, मतलब भारत को। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद किसको बोला गया? भारत को। तीन चरणों में डिवाइड किया है। तीन कर्मिक चरण, क्रम के अनुसार तीन चरण, मतलब पहला यथा मुक्त व्यापार। यथा मुक्त व्यापार। सेकंड है वाणिज्य पूंजीवाद। वाणिज्य पूंजीवाद। उसके बाद जो थर्ड है वो है वित्तीय साम्राज्यवाद। वित्तीय साम्राज्यवाद। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीन चरणों में किसने डिवाइड किया है? भारत का जो उपनिवेशवाद है, मतलब ब्रिटिश का जो उपनिवेशवाद है, उसको तीन चरणों में डिवाइड किया है। मतलब भारत को तीन चरणों में डिवाइड किया है: मुक्त व्यापार, वाणिज्य पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद। तो किसने किया है? तो इसमें आरसी दत्त के द्वारा किया गया है। अगर कभी भी पूछा जाए, मतलब स्टार्टिंग में पता है यहाँ मुक्त व्यापार की जगह लिखा आ सकता है व्यापारिक, खाली व्यापार। यहाँ पे लिखा आ सकता है उद्योग, उद्योग पूंजीवाद या व्यापार पूंजीवाद, कुछ भी ऐसे लिखा आ सकता है। मेनली ये तीन ही है, पर यहाँ पे व्यापार आ जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में वो व्यापार करने आए थे अंग्रेज लोग। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे उद्योग धंधे स्टार्ट किए थे। जब उद्योग से उनके बाद बहुत सारा पैसा आ गया था तो उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, पूंजी लगानी शुरू कर दी थी, जैसे रेलवे है, बीमा है, जहाज रानी है, बागान है, इन सब चीजों में। तो आरसी दत्त जो है, रजनी पाम दत्त है जो, इन्होंने कहा है कि अपनी एक बुक है इनकी जिसका नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्थिक इतिहास की पहली बुक रही है, जिसमें इन्होंने अंग्रेजों की जो उपनिवेशवाद है या यहाँ की जो नीतियां उन्होंने लागू की है अंग्रेजों ने, उसके बारे में चर्चा की गई है। और इन्होंने इस पूंजीवाद को, इन्होंने इसके समय को तीन पार्टों में डिवाइड किया है: मुक्त व्यापार, वाणिज्य पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद। अगर पूछा जाए कि जो चार भागों में, चार चरणों में किसने डिवाइड किया है, तो आएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा चार चरणों में डिवाइड किया गया। और दादा भाई नौरोजी के बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि दादा भाई नौरोजी ने इनके बारे में अच्छी खासी स्टेटमेंट दी है कि ये जो भारत का धन निष्कासित हो रहा है, इन्होंने इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया अपने शीर्षक में, अपनी बुक के शीर्षक में इसके बारे में डिस्कस किया है। इन्होंने इस बुराई, इसको एक बुराई बताया किसको, ये जो धन का निष्कासन हो रहा है, और कहा है कि अगर ये पैसा भारत में इन्वेस्ट होता तो भारत बहुत अचीवमेंट ले लेता, बहुत कुछ वहाँ पे प्रोग्रेस हो जाती, तो भारत का बहुत ज़्यादा धन है जो कहाँ पे जा रहा है, इंग्लैंड में जा रहा है। ठीक है, पावर्टी एंड जो अन ब्रिटिश रूल जो बुक रही है इनकी, उसमें इन्होंने ये सारी बातें बताई है। ठीक है, ये वाली चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। रजनी पाम दत्त है जो, इनकी जो बुक है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये वाला ही पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये वाला जो राइट आंसर है हमारा ये आरसी दत्त। ओके, एम जी रानाडे ने भी स्पेशली जो उपनिवेशवाद है या धन के निष्कासन के बारे में कही बातें हैं कि लगभग 1/3 तिहाई हिस्सा जो है वो भारत का धन कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड में चला जाता है। ऐसा रानाडे ने भी भारत में धन के निष्कासन के बारे में बात कही है। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट, आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर, मतलब आपको दो स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ब्रिटिश काल में भारत का व्यापार संतुलन में तो था ही नहीं, भारत का दिन पे दिन घाटा होता जा रहा था और ब्रिटिश को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता जा रहा था। तो ये तो बिल्कुल गलत है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। बिल्कुल, धन की जो निकासी हो रही थी, धन का जो प्रवाह हो रहा था, जैसे भारत है, भारत से जो धन का प्रवाह कहाँ पे हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था, और भारत पे उसका कोई भी फल नहीं था, मतलब उसको भारत में कोई भी फल नहीं मिल रहा था। तो ये राइट है। तो स्टेटमेंट एक सही है और स्टेटमेंट दो
मतलब स्टेटमेंट एक ए गलत है और आर सही है, तो ए गलत है आर सही है, तो ये वाला राइट है, ठीक है। क्योंकि जब एक ऑप्शन गलत होता है तो इन दोनों में से ही चूज करना होता है, अगर ऑप्शन दोनों ठीक होते हैं तो इन दो में से करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? आर्थिक आलोचक इन तीन दिए हैं आपको, और इनमें से बताया कि किसने, भाई भारत में वो बहुत ज्यादा धन को लूट रहे हैं, भारत के साथ वो बहुत ज्यादा मतलब जाति कर रहे हैं, चाहे हर मतलब कोई भी क्षेत्र है, कोई भी फील्ड है, चाहे कृषि है, चाहे उद्योग है, चाहे रेलवे है, या फिर टैक्स है, किसी भी रीति को लेकर ये अपने पैसे को मतलब पैसे को सारा का सारा ब्रिटेन पहुंचा रहे हैं। तो किस किस व्यक्ति ने इनकी निंदा की है? तो दादा भाई नौरोजी तो हमें पता ही है, दादा भाई नौरोजी ने तो स्टार्टिंग में ही अपनी बुक में, अपने शीर्षक में, अपने कमेंट्स में, हर बात में इनकी निंदा की है, धन के निष्कासन, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है। आरसी दत्त ने तो अपनी बुक इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इनकी जो नीतियां हैं उनको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। भाई पहले व्यापार करने आए, फिर उन्होंने यहाँ उद्योग धंधे स्थापित किए, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे वित्तीय पूंजीवाद साम्राज्यवाद स्टार्ट किया। जी सुब्रमण्यम अय्यर जो है, ये जो है द हिंदू समाचार पत्र के संपादक है, इन्होंने भी इनकी आर्थिक आलोचना की, इनके उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना की, कड़ी निंदा की है। तो तीनों ही राइट है। तो 25 जो क्वेश्चंस है इसके तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो 1 2 3 आंसर नंबर डी ही इसका ठीक है। तीनों ही उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। उपनिवेशवाद ये माइंड में रखना, उपनिवेशवाद होता है किसी राज्य का दूसरे किसी देश का दूसरे देश पर अधिकार करना, और उस पर अधिकार करने के बाद उसमें ऐसी नीतियां लागू कर देना, ऐसे कानून लागू कर देना जिसमें किसी ना किसी तरीके से सारा जो प्रॉफिट है वो ब्रिटेन को या उस देश को मिले जिसने इस पर अधिकार किया है। तो ये इसका उपनिवेशवाद होगा। भारत क्या था, उसका उपनिवेश था, और उसकी जो यहाँ पे नीतियां थी वे उपनिवेशवाद थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में उपनिवेशी काल में हिटले आयोग का उद्देश्य क्या था? हिटले आयोग क्या था? देखिए, हिटले आयोग का जो उद्देश्य था वो बागान या फिर उद्योग, बागान में या जो मतलब उद्योग है उनमें जो मजदूर थे वो क्या करते थे, दिन रात मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, तो उनसे रिलेटेड थे। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशों को प्रस्तुत करना हिटले आयोग था, जो कब आया था, जो 1929 में आया था, ठीक है। 1929 में आया था, ये चीजें आपको याद रखनी है। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर सिफारिशें मौजूद करना, ठीक है। ये इरविन के समय में आया, इरविन। और हिटले इसके जो मेन अध्यक्ष थे, इसलिए इसको हिटले आयोग कहा जाता है, ठीक है। और इससे पहले 1928 में जो रॉयल आयोग आता है वो कृषि से संबंधित आता है। 1928 में रॉयल आयोग आएगा, वो कृषि से संबंधित होएगा। 1929 में जो हिटले आयोग आता है ये श्रम से संबंधित, मतलब श्रम मतलब मजदूरी से संबंधित आएगा, श्रमिकों से संबंधित आएगा। बागान में जो मजदूर है उनके साथ जो क्या क्या बुरा व्यवहार हो रहा था, कैसे कार्य ले रहे थे, क्या उनको मिल रहा था, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जैसे 1931 में है रॉयल लेबर आयोग आता है, जो स्पेशली मजदूरों से रिलेटेड होगा। तो वो सारी चीजें जब हम टॉपिक को पढ़ते आ जाती है, ठीक है। तो हिटले आयोग पूछा जाए, हिटले आयोग श्रम से या श्रमिकों की परिस्थितियों को लेकर आया था। हिटले आयोग जो है ये आपका, ये इरविन के समय में आता है। इरविन था 1929 में, आपको पता है तब भी इरविन समझौता भी हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम कपड़ा मिल बम्बई में किस वर्ष खोली गई थी? तो बम्बई में 1854 में खोली गई थी। रेल चलाई गई थी भारत में सर्वप्रथम 1853 में, और ये थी 1854 में, ठीक है। 1854 में सबसे पहले जो है कपड़ा मिल है, सूती कपड़ा मिल, 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में इसकी स्थापना हुई थी कपड़ा मिल की, बट वो असफल रही। उसके बाद 1854 में कवास जी नाना भाई डाबर, या कवास जी नाना भाई दाबर, कुछ भी लिखा आ सकता है। कवास जी नाना भाई, या तो डाबर ऐसे लिखा होगा या दाबर ऐसे लिखा होगा, ठीक है। ये जो एक व्यक्ति थे, पारसी थे, इन्होंने सबसे पहले कपड़ा मिल की स्थापना बंबई में 1854 में की थी। बंबई में 1854 में की थी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन,
18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे? स्टेपल कॉमोडिटीज मतलब क्या था? जो कच्चा वो था मटेरियल जो वो लेते थे और फिर उसे तैयार माल जो है वो भारत से बाहर जो वहां पे क्या बोलते हैं तैयार करके लाते थे कहीं भी बाहर, कुल मिला के यहाँ से वो क्या कुछ लेते थे। देखिए, बंगाल वाला जो इलाका था सबसे पहले यहीं से व्यापार हुआ करता था, मतलब ज्यादा सामान यहीं से जाता था। जब स्टार्टिंग हुई थी, जब ये व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे, क्योंकि हमें स्पेशली 18वीं शताब्दी पूछा हुआ है। 18वीं शताब्दी मतलब 1700 से 1800 बीच का समय, जिसमें आपका प्लासी का युद्ध भी होगा, बक्सर का युद्ध भी होगा, बहुत सारी नीतियां होगी। अभी उनके यहाँ पे उद्योग धंधे नहीं स्थापित हुए थे। 18वीं शताब्दी में ओनली ये व्यापार करते थे। उसके बाद इन्होंने पहले व्यापार खुद करना शुरू किया, फिर मुक्त व्यापार मतलब अपना अपना अधिकार कर लिया था और कंपनियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया था। तो ये वाला जो व्यापारिक टाइम चल रहा है अभी 19वीं शताब्दी नहीं 18वीं शताब्दी चल रही है। तो ये कह रहे हैं कि बंगाल से वो क्या क्या यहाँ से ले जाया करते थे। तो मसाले तो सबसे पहले आपको याद ही रहते कि जो मसाले थे, ठीक है, वो भारत से थे। पर स्पेशली जो बंगाल की बात चलेगी ना, बंगाल की, तो मैं आपको बताती हूँ बंगाल में आपको कैसे याद करना है। एक तो सूती कपड़ा और एक रेशमी कपड़ा, दो तो तरह के कपड़े थे, ठीक है। तीसरा अफीम थी। चौथा क्या था? चीनी थी, चीनी के साथ नमक था। फिर एक था सोरा। ये कई सारी चीज थी जो बंगाल से ले जाई जाती थी। कपास, रेशम, सोरा, अफीम, चीनी भी लिखा आ सकता है, चीनी है, नमक है। तो कई सारी चीजें आपको याद रखनी है एक साथ। देखो, आपसे पूछी जाए कौन सी ले जाई जाती थी बंगाल से, कौन सी नहीं ले जाई जाती थी, तो चीनी, चीनी के साथ हमें ये नमक याद रखना है। अभी चीनी है, फिर हम नमक भी साथ रखेंगे उसके साथ, ठीक है। चीनी नमक दोनों ही हमें किचन में चाहिए, ऐसे करके याद करना। उसके बाद ये नशा है अफीम, और उसके बाद है सोरा, ठीक है। चार चीजें याद होगी। उसके बाद है कपास। कपास नहीं लिखाएगा तो सूती कपड़ा लिखाएगा, नया लिखाएगा तो रेशमी कपड़ा लिखाएगा। ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला सारा सामान बंगाल से जाया करता था निर्यात में, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो सामान का निर्यात करती थी। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन तांबे एवं पीतल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध थी? भाई आपसे वो वाली जगह पूछी है जो तांबे और पीतल के उद्योग जहाँ स्थापित हुए, ये भी 18वीं शताब्दी की बात है, ठीक है। कौन सी जगह थी जहां पर तांबे, मतलब भारत के ही उद्योग धंधों की बात चल रही है, भारत के जो उद्योग तांबे और पीतल के जो चीजें बनाई जाती थी, वो इनमें से कौन सी जगह थी? तो जो मेन जो जगह थी ना, वो बनारस, पुणे, नासिक, और यहाँ पे लिखा आ सकता है तंजौर भी ऑप्शन में मिल सकता है, अहमदाबाद भी ऑप्शन में मिल सकता है, अहमदाबाद। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बनारस, पुणे, नासिक, तंजौर, अहमदाबाद, इन सभी में तांबे और पीतल के उद्योग बनाए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? 19वीं शताब्दी में भारत सरकार की आय का सबसे प्रमुख साधन क्या था? आपको अच्छे से पता है, ठीक है। भू राजस्व, जो इनका टैक्स था ना, वो यहाँ पे 19वीं शताब्दी आ गई है। 19वीं शताब्दी में इन्होंने किस रिलेटेड, रेयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, स्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी व्यवस्था, ये सारी लागू कर दी थी। महालवाड़ी व्यवस्था, किसी भी तरीके से ये क्या करते थे, भारतीयों से बस पैसा, इनको भू राजस्व, ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व ये लेते थे, ज्यादा से ज्यादा टैक्स ये लिया करते थे, ठीक है। ऐसा अफीम राजस्व, आयात शुल्क, आबकारी राजस्व ऐसा कुछ नहीं था, ये भू राजस्व था, ये ही मेन था, ठीक है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा कौन सा उद्योग था जो भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था? तो वो सूती वस्त्र का उद्योग था 19वीं शताब्दी तक, क्योंकि ये वाला ही एक ऐसा उद्योग था जो भारतीयों के हाथ में था। क्योंकि भारतीयों के यहाँ पर सबसे पहले, वो मैंने आपको बताया था, 1818 में कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी भाई? यहाँ पे सूती वस्त्र मिल की स्थापना होती है, पर वो असफल रहती है। फिर 1854 में कवास जी नाना भाई जो पारसी थे, इन्होंने बम्बई में 1856 में प्रथम जो कपड़ा मिल या सूती वस्त्र की मिल की स्थापना की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो है भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में था।
बंगाल में अंग्रेज क्या निर्यात करते थे? तो बंगाल से अंग्रेज क्या निर्यात करते थे? अभी लास्ट जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था उसमें चीनी है, नमक है, रेशम है, सूती है, अफीम है, शोरा है, कपास है। तो वो सारे थे, तो उनमें से जो भी है, चीनी भी थी, नमक भी था, रेशम भी था। तो ये सभी ऑप्शन राइट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में से उपनिवेश होता है भारत, फिर मैं बताती हूँ, भारत उपनिवेश था किसका? अंग्रेजों का। तो इसकी जो अर्थव्यवस्था थी, अंग्रेजों ने जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था लागू की हुई थी, जो भी अर्थव्यवस्था यहाँ पर थी, उन अर्थव्यवस्थाओं में से इनमें से आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। ब्रिटिश को मौजूदगी में से देसी पूंजीवादियों में अवरोध आया। ब्रिटिश जो था, उनकी मौजूदगी, उनका यहाँ पे होना, देसी पूंजीवाद होता है भारत के जो पूंजीपति थे, भारत में भी थे कुछ लोग जो इनके पास पैसा था। अवरोध आया मतलब उनके जो उद्योग धंधों में जो उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां है चाहे उद्योग है वो लगा रखे थे, क्या उसमें रुकावट आई? बिल्कुल आई। ठीक है, अबद्धता से देसी पूंजीवादों को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला, इसी का अपोजिट पूछा गया है। क्या जो भारत के पूंजीवादी हैं उनको सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला? नहीं मिला, क्योंकि भारत के उद्योग धंधे तो कंप्लीटली नष्ट हो गए थे। तो ये रोंग है। पूर्वी भारत में, पूर्वी वाला जो एरिया है, असम वाला जो उस साइड का एरिया है में, श्वेत जो बंगाल है, पूर्वी बंगाल है, श्वेत सामूहिक एकाधिकार, वाइट कलेक्टिव मोनोपोली सबसे पहले आया और सर्वाधिक सुदृढ़ बना। जो पूर्वी भारत था, जिसमें बंगाल वगैरह का एरिया था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, ठीक है, असम, इन सब एरिया में मोनोपोली आई थी। बिल्कुल स्टार्टिंग में उनका एकाधिकार वहीं पर हुआ था। ये भी राइट है। रेलवे के निर्माण से सबसे पहले बंबई के भीतरी प्रदेशों में प्रवेश करना कठिन हुआ था। सबसे पहले जो रेल चली थी वो बंबई से थाने थी। और कहा गया है कि स्टार्टिंग में जब उसका प्रवेश करना जो वहां पे तैयार किया गया था वो थोड़ा कठिन था। तो ये भी राइट है। ठीक है, तो नहीं पूछा है, सही नहीं है, तो वो सही नहीं आपका यही है कि देश के ब्रिटिश के आने पर, ब्रिटिश के यहाँ व्यापार करने पर एक टाइम ऐसा आता है, भारत के पूंजीपति या भारत के जो कृषि करने वाले या भारत के औद्योगिक जो पूंजीपति है वो सब के सब बेरोजगार हो जाते हैं। चाहे दस्तकार है, शिल्पकार है, कृषि है, कृषि भी खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी तरह से खाद्यान्न कृषि की जगह नकदी फसलें यहाँ उत्पादन शुरू कर दी थी। नकदी फसलें वो होती है जो कच्चा माल, जैसे कपास हुआ, जूट हुआ, पटसन है और अफीम है, इस तरह नील है, जिसका उत्पादन उनकी, उनको नीड थी जिसकी। और भारत के लिए जो चावल है, जो है, ये सब, इन चीजों की क्या होने लगी थी? कमी होने लगी थी, अकाल पड़ने लगा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से उनका नाम लिखिए जो योजनाबद्ध आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे। प्लानिंग तरीके से, प्लान जो बुक लिखी हुई है, ठीक है, प्लान इकोनॉमी की या प्लान जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड बुक लिखी हुई है, वो किसने लिखी है? तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऐसा कौन सा भारतीय राष्ट्रवादी था जिसने योजनाबद्ध, आपको पता है योजनाबद्ध आर्थिक विकास मतलब एक प्लानिंग के तहत आर्थिक विकास होना चाहिए, एक सिस्टमैटिक तरीके से आर्थिक विकास होना चाहिए। पहले इस क्षेत्र में, कृषि में जो है, आपको क्या करना चाहिए? कृषि में कहीं ना कहीं आपको वो वाली फसलें उगानी चाहिए जिनको आम जनता को नीड है। उसके बाद उद्योगों में वो सामान तैयार करना चाहिए जिसको क्या, किसकी ज़रूरत है, जिसको क्या मतलब जो है किचन में, घर की दैनिक ज़रूरत है। उसके बाद जब वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, फिर उसके आगे आपको चलना है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आपसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो योजनाबद्ध तरीके से प्लान एंड इकोनॉमिक जो उसकी रही है, उस तरीके से उसने बात की है, वो कौन व्यक्ति है? ठीक है, तो इसमें था एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, इसके बारे में कहा गया है कि इनकी जो बुक है प्लान इकोनॉमी की, इसमें इसने उन्हें बताया है कि योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास होना चाहिए। ये जो है, ये एक जो भारत रत्न व्यक्ति है, शिक्षा मंत्री इनको कहा गया, भारत रत्न ये रहे थे। ठीक है, और रक्षा मंत्री, ये कई सारे वर्ड इनके लिए यूज किए जाते हैं। तो ये इन व्यक्तियों ने स्पेशली ये बात कही गई है कि योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास करना चाहिए। ठीक है, BKR राव ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने आपको बताया था कि वैज्ञानिक जो सिद्धांत इसने दिया था प्रति व्यक्ति आय का, तो ये वही व्यक्ति है। ठीक है, तो इन सबको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी है?
ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अंग्रेजों की आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थनीति कहा है? मतलब क्या कहा है कि ये उपनिवेश की अर्थनीति है, हमारी अर्थनीति नहीं है। तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट चलते हैं। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। एक टाइम ऐसा आ गया था 19वीं शताब्दी में, ठीक है, अंग्रेजी शासन के यहाँ पर बहुत सारे परिणाम पड़े थे। ठीक है, अंग्रेजी शासन के इफेक्ट पड़ गए थे भारत पे बहुत ज्यादा। तो इनमें से पूछ रहे ऐसा कौन सा एक परिणाम है? भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि हुई थी। तो कॉमन सी बात है, भारत की हस्तशिल्प जो हाथों से बनी चीजें थी वो तो नष्ट ही हो चुकी थी, क्योंकि उद्योगों से बनी वस्तुएं थी वो सस्ती और टिकाऊ होती थी, जल्दी तैयार होती थी। तो उद्योगों से बनी हुई वस्तुएं ही बाजार में आ चुकी थी। जो न्यू जनरेशन थी वो उनको पसंद करती थी, कि वो अट्रैक्टिव हुआ करती थी। तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई थी। भारतीयों के स्वामित्व वाले, भारत का तो जब रोल ही नहीं है, भारत का स्वामित्व तो खत्म ही होता जा रहा था। स्वामी तो कौन बन रहे थे? अंग्रेज बन रहे थे। भारतीय कृषि का वाणिज्यकरण हुआ था, ये बिल्कुल राइट है। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी, इसका अभी इससे कोई रोल नहीं है। इसका जो रोल है इफेक्ट का 19वीं शताब्दी का, वो इससे है। अभी नगरीय जनसंख्या का रोल नहीं था। यहाँ पे जब ब्रिटिश आ चुके थे, उन्होंने अपनी आर्थिक नीति लागू कर दी थी। तो टाइम पूछा 19वीं शताब्दी। यहाँ पे कृषि का वाणिज्यकरण होने लगा था, उद्योग धंधे जो है समाप्त हो चुके थे, बुजुर्गा वर्ग सामने आया था, जमींदारी रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, राजस्व टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ाया गया था। भारतीय पूंजीपति है जो वो लॉस में जा चुके थे, वो किसी काम के नहीं रहे थे। ये सारी जो घटनाएं हुई थी ये 19वीं शताब्दी में उनकी नीतियों के पड़े थे। कृषि का वाणिज्यकरण मतलब जबरदस्ती थोपा गया था, वो खुद से भारतीय खुद से नहीं चाहते थे उन कृषियों को करना। जैसे आपने नील के बारे में पढ़ा, नील विद्रोह होगा, नील की खेती करवा जबरदस्ती करवा रहे थे। बागान है, चाय कॉफी के बागान, चाय कॉफी उगवा रहे थे उनसे, अफीम का उत्पादन उनसे करवा रहे थे। तो ये जबरदस्ती थोपी गई थी। इसको कृषि का वाणिज्य मतलब कृषि को वाणिज्य व्यापार के रूप में वो करवा रहे थे, न कि कृषि को खाद्यान्न के रूप में करवा रहे थे। तो ये वाला राइट आंसर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट हम क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो आप इन पे अपना अच्छे से कमेंट जरूर कर दिया करो। आप इतना देर टाइम से आपके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आपका फर्क बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक, और उसके बाद कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। बाय बाय।